बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें। पेशे खिदमत है सदियों की बेटी उर्दू नावल का अगला हिस्सा। चेहरा अंगारे की मानिंद सुर्ख हो गया, लेकिन उसके बाजू की पूरी कुव्वत भी राजेश्वर जैसे बेफिक्र बंदे के झुकते हुए हाथ को रोकने में नाकाम थी। यहाँ तक कि गंडासा उसकी गर्दन के करीब पहुँच गया। उसने आखिरी बचाव के लिए अपने पूरे जिस्म की ताकत सरफ की। इस कोशिश में उसके हाथ की गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई और दूसरे लम्हे तेज़ और चमकदार गंडासे ने उसकी गर्दन उड़ा दी। कातिल के मुंह से आखिरी चीख भी नहीं निकल सकी थी। उसकी गर्दन से उबलते हुए खून ने राजेश्वर का मुंह रंग दिया था। राजेश्वर ने करमू से अपनी मालकन के खून का बदला ले लिया था। उसे जीवन कपूर की मौत का कोई दुख नहीं था। कमरे में 3 लाशें पड़ी हुई थीं, चारों तरफ खून बह रहा था। राजेश्वर ने दहशतनाक मंजर देखा और दूसरे ही लम्हे वो चीखता हुआ बाहर भागा। वो सीधा बाग में गया था, लेकिन राकेश फूलों की गुंज के पास मौजूद ना थी। मकेश उसने धाड़ कर आवाज़ दी और मुलाजमों के कमरों के दरवाजे खोलने लगे। मकेश का कहीं पता नहीं था। श्रीत चंद्र के दरबार जाते ही पूर्णिमा ने नैना को बुला भेजा। नैना एक मोटी चादर ओढ़कर पूर्णिमा के पास आई थी। उसका चेहरा धुले हुए लट्ठे की तरह सफ़ेद हो रहा था। रात भर जागने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। क्या हुआ है नैना, क्या बात है? पूर्णिमा ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा। वो चौंक पड़ी। अरे तुझे तो बुखार है। हाँ रानी जी, सब ठीक है, पर मुझे बुखार हो गया। डर गई थी क्या? पूर्णिमा ने पूछा। हाँ राजरानी जी, मैंने जीवन भर इतना खून नहीं देखा। राम राम, नैना लरसते हुए बोली। बैठ जा नैना, तू तो कांप रही है। मैं सख्त बेचैन हूँ मेरी सखी। मैं भी रात भर नहीं सो सकी, मगर महाराज मेरे पास ना होते तो मैं रात को ही तेरे पास आ जाती। मुझे बता नैना, क्या हुआ? सब ठीक हो गया राजरानी जी, हर काम मर्जी के मुताबिक हुआ। करमू ने राज और आशा को कत्ल कर दिया और फिर राजेश्वर ने करमू को। बड़ा खूनी ड्रामा था राजरानी जी। मैं राजेश्वर को खुद भी चुपके चुपके वहाँ पहुँच गई। दोनों खूनी दरिंदों की तरह लड़ रहे थे और फिर राजेश्वर ने करमू की गर्दन उड़ा दी और ख़ुद भी चीखता हुआ बाहर भाग गया। तब मैंने कमरे में झांका तो हर तरफ खून ही खून था। हर चीज़ गुलरंग हो रही थी। मैं न जाने कैसे भाग कर यहाँ आ गई रानी, मेरा मन ही जानता है। अरे मेरी नैना, मैं तेरा मुंह मोतियों से क्यों ना भर दूँ, मेरी प्यारी नैना। मैंने पूर्णिमा ने नैना का मुँह चूम लिया और अचानक नैना ने चादर उतार फेंकी। पूर्णिमा हैरान रह गई। मेरे सारे रोग चले गए राजरानी, मेरे भाग। आपने मेरा मुँह एक बार फिर मेरा मुँह चूम लें तो फिर मैं जीवन भर बीमार ना होंगी। नैना मेरी प्यारी सखी, पूर्णिमा ने प्यार भरे लहजे में कहा और नैना की ख्वाहिश पूरी कर दी। दीवान जीवन कपूर के लर्जा खेज कत्ल के चर्चे हफ्तों में होते रहे। शरद चंद्र रहे थे। कहानी वही मंजर आम पर आई जो पूर्णिमा चाहती थी, यानी दीवान जी आशा के आशिक थे भी। चनाचे रकाबत में ये कत्ल व गारत गरी का ड्रामा हुआ। राजेश्वर ने सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया, ताहम वो भी जेल में था। बात साफ थी, इसलिए किसी ने गहराई में ना सोचा। असलियत में ये सब बात चंद्रबदन को मालूम थी। बहरहाल अब चंद्रबदन के तमाम रास्ते साफ थे और अब उसके दिल में कुछ याद चुटकियाँ लेने लगीं। अब वो राकेश की किस्मत खोलना चाहती थी। इसके लिए नैना से अच्छा और कौन हो सकता था, लेकिन नैना पर लाख भरोसे के बावजूद अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहती थी। चुनाचे एक शाम बाग में टहलते हुए उसने नैना से पूछा, क्या हाल है री तेरे महेंद्र का? अच्छा है राजरानी जी, आपकी दिया से। मगर नैना खामोश हो गई। मैं समझती हूँ। अब कब आ रहा है तेरा पति? परसों सोमवार है, परसों आएगा मुआ। नैना ने दांत पीस कर कहा। ठीक है, कल हम दोनों पूजा करने चलेंगे। सच राजरानी जी? हाँ हाँ सचमुच। पूर्णिमा ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हल्की सी चिपत लगाते हुए कहा। भगवान आपको खुश रखे राजरानी जी, पर मेरे मन की एक आरज़ू अभी पूरी नहीं हुई। राजरानी जी, भगवान जाने मैं कब इस काबिल होंगी कि राजरानी मेरे ऊपर विश्वास करेंगी। हम तेरे ऊपर भरोसा करते हैं नैना। पूर्णिमा ने हौज के किनारे पड़ी हुई बेंच पर बैठते हुए कहा। मेरा मन नहीं माने है राजरानी जी। क्यों? पूर्णिमा ने पानी पर नज़रें जमाए हुए कहा। मैं आज तक राजरानी जी के मन के भेद से न वाकिफ़ हूँ राजरानी। जानकर क्या करेगी नैना? उस भगवान को देखूंगी और अगर राजरानी चाहेंगी तो उसे राजरानी से मिलाने के लिए जीवन दान कर दूंगी। सच कह रही है नैना? पूर्णिमा ने आहिस्ता से पूछा। झूठ बोलूं तो अभी अंधी हो जाऊं। राजरानी जी,
नैना ने उसके घुंडे पर डोरी रखते हुए पूर्णिमा और उसका चेहरा देखने लगी। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, पूरे संसार में हमारा तेरे सिवा और कौन है नैना। हम तुझे ही मन का दुख नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे। आज तुझे अपने मन का भेद सौंप रहे हैं नैना, हमारी लाज रखना। राज रानी जी चाहें तो नैना की ज़ुबान काट लें, इसके हाथ काट दें राज रानी। नैना अपनी सखी का भेद किसी से कहने से पहले अपनी ज़ुबान काट देगी। नैना ने बड़े खलूस से कहा, न जाने कहाँ होगा बेचारा, न जाने क्या कर रहा होगा। पूर्णिमा ने कहा, तुझे मालूम है नैना, हमारा राज शरद चंद्र के कहने पर रामचरण ब्राह्मण के यहाँ रहते थे। उसने हमें अपनी भतीजी कहकर अपने यहाँ रखा हुआ था। हाँ राजरानी, मुझे मालूम है। रामचरण का एक लड़का था राकेश, बड़ा सुंदर, बड़ा ही बांका। वो हमसे प्रेम करने लगा था नैना, और हम भी उसे, मगर हम उसे हासिल नहीं कर सके थे। और अब तो हमें उस मूर्ख की कोई खबर भी नहीं मिली। चंद्रबदन की आंखों में उदासियां उमड़ आईं और नैना मुँह फाड़े चंद्रबदन को देखती गई। कई मिनट की खामोशी के बाद उसने पूछा, राज रानी जी, आप भी उसे प्रेम करती थीं? हाँ नैना, जी जान से। वो हमारा प्रेमी है, हम उसे मन की गहराइयों से चाहते हैं। और राज रानी ने उसे यहाँ आने के बाद कभी बुलाया भी नहीं। हम डरते हैं नैना, नैना के होते हुए, अपने सखी की होते हुए। बस हम तेरा ही भरोसा करते हैं नैना। नैना इस भरोसे पर अपना जीवन वार देगी राज रानी जी। मगर क्या आप दोनों में बातचीत भी होती थी? हम इससे कुछ भी नहीं कह सके नैना, न जाने उसका क्या हाल हो। अब तो वो हमारा ख्याल भी ना करता होगा। ऐसा कैसे हो सकता है राज रानी जी? अगर वो सच्चा प्रेमी है तो वो दिन रात आपके लिए तड़पता होगा। मेरे प्यारी सखी, अब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं कल ही उसकी खबर करूँगी। कल दिन में मैं ये काम कर लूँगी, नैना ने कहा। और पूर्णिमा उसे देखने लगी। नैना की आंखों में मुसरतों के चिराग जल रहे थे। वो पूर्णिमा के प्रेमी को देखने के लिए बेचैन थी। वो दिल से पूर्णिमा में इसके प्रेमी के मिलाप की चाहत रखती थी। पूर्णिमा उसकी मेहरबान थी, उसकी दोस्त थी। पूर्णिमा की वजह से उसे हसीन महेंद्र मिल गया था। महेंद्र जो इसका देवता था, उसकी ज़िंदगी था। पूर्णिमा की आंखों में चंद लम्हे उदासी तैरती रही। फिर जैसे वो मोहब्बत के भंवर से बाहर निकल आई। फिर उसने चूम कर नैना को देखा। तूने क्या कहा था नैना? मैं तेरे ऊपर सब छोड़ दूं और तू कल ही उसकी खबर करेगी? हाँ राज रानी जी, आप नैना पर विश्वास रखो। नहीं मेरी भोली सहेली, मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, लेकिन इस सिलसिले में भूल कर भी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। अगर मैं महाराज की निगाहों में अपनी ज़िंदगी की तपस्या नशिस्ट हो जाए, खबरदार ऐसा बिल्कुल मत करना। मगर राज रानी जी, नैना की खुशी काफूर हो गई। फिक्र मत कर नैना, मैंने मन का भेद तुझे बता दिया है, लेकिन अभी समय नहीं आया। कुछ समय मुझे दे, मुझे कोई तरकीब सोचने दे। जैसी आ गया राज रानी जी, नैना ने गर्दन झुकाते हुए कहा। और पूर्णिमा उसके गाल उसके साथ लगाकर मुस्कुराने लगी। नैनवा महाराज तो पूर्णिमा के पैरों के अब बछोना था। उसे देखकर वो मुजस्सम बन गए। वो थे कि पूर्णिमा की खुशी में जिंदगी है और उसको नाराज करना गोया जिंदगी से मुंह मोड़ लेना है। उसने उसे गुरु मान चुका था, और क्यों ना मानता, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। चांद की तरह चमकती हुई उस पेशानी के पीछे शैतान का दिमाग था। झील जैसी गहरी और मासूम आंखों के पीछे दुनिया भर के सांपों का जहर छुपा हुआ था। याकूत से तराशे सुर्ख होंठों पर रची हुई हसीन मुस्कुराहट में लाखों चुड़ैलों की मुस्कुराहटें पोशीदा थीं। महाराज किस खेत की मूली थे, चुनाचे पूर्णिमा के चरणों में ही निजात थी। ये बात उन्हें किस तरह समझ ली थी? राज रानी की जय हो। कैसे तकलीफ की। उन्होंने खड़े होकर पूर्णिमा का स्वागत करते हुए कहा, हमें आपसे बड़ी अकीदत है महाराज, बस जब मन चाहता है दर्शन करने आ जाते हैं। चंद्रबदन ने मज़ह का खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, दास को शर्मिंदा ना करो गुरुजी। नैनवा महाराज ने दांत निकालते हुए कहा, एक काम है महाराज, आज्ञा दें रानी जी। वो नैना और उसका घर वाला आज पूजा पाठ के लिए आएंगे। नैना को अपने घर वाला पसंद नहीं, वो पापी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। आप खुद देखेंगे कि नैना का और उसका जोड़ बिल्कुल नहीं। नैना कमल के फूल की तरह सुंदर है, नैनवा महाराज ने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, और बबोल के कांटे की तरह नोकेली भी। चंद्रबदन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहती हो गुरुजी। नैनवा महाराज एकदम संभल गए। हाँ तो फिर एक क्या उपाय है गुरु महाराज? नैना को उसके घर वाले से अलग किया जाए, पूर्णिमा ने पूछा। और नैनवा महाराज उसकी शक्ल देखने लगे और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले,
गुरुजी, आपसे बेहतर उपाय और कौन बता सकता है? तो सुनिए नैनवा जी, दोनों आपके पास आएंगे। पूजा के दौरान आप उसके घर वाले की शक्ल देखेंगे, फिर उसे अलग करके बुलाकर बताएंगे उसने अपनी आंखों से एक मुसीबत देख ली है। नैना वशकनिया है और किसी भी वक्त वो उसे कत्ल कर देगी। पेशानी पर नाक का फन लहरा रहा है। भरत नवास में आपकी ऐसी धाक बैठी हुई है कि कोई आपकी बात उसकी किसी काटने की मजाल नहीं कर सकता। फिर नैना के घर वाले की क्या हैसियत कि वो आपकी बात ना माने। अच्छी तरह समझ गया गुरुजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और कोई हुक्म? नहीं महाराज, बस इतनी ही तकलीफ देना थी आपको। अब आज्ञा दें। तकलीफ कैसी राज रानी जी? दास तो आपके चरणों की धूल है और आपसे मन की बात चाहता था करना, मगर हिम्मत नहीं पड़ती थी। अगर आज्ञा मिल जाए तो। नैनवा महाराज ने बड़ी आजी से कहा। हाँ हाँ कहिए, क्या बात है? पूर्णिमा ने पूछा। आपको कौन सी बात नहीं मालूम राज रानी जी? मंच हूँ, मंच की जरूरत होती है। इससे पहले रानियों को चालाकी से उल्लू बनाता था और अपनी मनोकामनाएं पूरी करता था, लेकिन अब गुरुजी का साथ हुआ तो कान पकड़ लिए। अब सिर्फ गुरुजी की मेहरबानी का इंतजार है। मेरे लिए कोई बंदोबस्त कर दें राज रानी जी, चरण चरण धो धो कर पीऊंगा। पूर्णिमा नैनवा की शक्ल देखती रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, कोई दासी आपको पसंद है महाराज? बहुत सी, मगर मैंने हिम्मत नहीं की। आप हिम्मत कर लें महाराज, ये आपके लिए मुश्किल काम ना होगा। मैं रसोइयों को इतला भिजवा दूंगी। कल से दासियां आपके लिए भोजन लाया करेंगी, मगर होशियारी से। पागलों की तरह ना टूट पड़ेंगे इसी पर। गुरुजी की जय। आप चिंता ना करें, नैनवा महाराज ने खुश होते हुए कहा और पूर्णिमा मंदिर से बाहर निकल आई। थोड़ी देर के बाद वो महल में थी जहाँ नैना उसकी मुंतजिर थी। कहाँ है तेरा घर वाला? क्या वो आ गया? रात ही को आ गया था, जन्म जला। नैना ने मुंह बसोरते हुए कहा। क्यों, क्या बात है? रो क्यों रही है? पूर्णिमा ने पूछा। मेरा मन उससे नहीं लगे है राज रानी। अरे ये तो रो क्यों रही है पगली? तेरा काम हो गया है। आज शाम पूजा के लिए अपने पति के साथ जरूर जाना। सच रानी जी? नैना खुश होकर बोली। हाँ हाँ, और क्या झूठ? पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा और नैना खुश होकर उससे लिपट गई। उसी शाम नैना 16 सिंगार किए अपने पति के साथ मंदिर में दाखिल हुई। नैना के रूप के सामने उसका पति भंगी मालूम होता था, यूं भी उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। फिर नैना ने पूर्णिमा की सखी बनकर जो चोला बदला था, उसके बाद उस शख्स का और नैना का कोई जोड़ नहीं था। नैना अपनी किस्मत को रोई थी, लेकिन वो अपने भाग में मगन था। नैनवा महाराज ने इन दोनों को गौर से देखा। इनकी आंखों में मुस्कुराहट फैल गई। बहरहाल उन्होंने इन दोनों से पूजा कराई और फिर आशीर्वाद दी, लेकिन नैना के पति के सर पर हाथ रखते हुए वो अचानक उछल पड़े। उन्होंने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया और पटी पटी आंखों से उसे देखने लगे। वो भी महाराज की तरफ देखने लगा और इनकी खौफनाक आंखों से सहम गया। उसने भी नैनवा महाराज के कारनामे सुने थे और उसके दिल में उनकी अकीदत थी। क्या नाम है तेरा बालक? नैनवा महाराज ने भारी आवाज में पूछा। रामकिशन महाराज। रामकृष्ण ने कांपते हुए कहा। ये तेरी कौन है? इस बार नैनवा महाराज ने नैना की तरफ इशारा किया। स्त्री। स्त्री? नैनवा महाराज ने एक कदम पीछे हट गए। क्या बात है महाराज? रामकृष्ण के हाथों के तोते उड़ गए। कोई बात नहीं, अपनी स्त्री को वापस भेज दे, मैं तुझे एक जॉब सिखाऊंगा। जा नैना तू जा, मैं जॉब सीख कर आऊँगा, रामकृष्ण ने कहा और नैना वापस पलट दी। जब वो बाहर निकली तो महाराज ने लपक कर दरवाज़ा बंद कर लिया। रामकृष्ण, उन्होंने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा। महाराज, ये कब से तेरी स्त्री है? 8 बरस हो गए महाराज। 8 बरस? नैनवा महाराज ने एक गहरी सांस ली। और तू आज तक जिंदा है, लेकिन ये तेरी आखिरी रात है। रामकृष्ण, कल की सुबह तू आंख ना खोल सकेगा। क्या कह रहे हो महाराज? रामकृष्ण बदहवास हो गया। हाँ रामकृष्ण, अगर तू कल आंख खोलकर संसार देख ले तो हम कल ये मंदिर छोड़ देंगे, नैनवा महाराज ने गरजदार आवाज में कहा। मगर महाराज, मैं तो भला चंगा हूँ, रामकृष्ण ने कहा। सिर्फ आज की रात, आज पूर्णमासी भी है। जरूर जरूर वो आज रात तुझे डस लेगी। उसके माथे पर लहराता हुआ फन कैसा खतरनाक था। राम राम। महाराज, क्या कह रहे हो महाराज? भगवान के लिए मेरा जीवन बचा लें, मैं कुछ नहीं समझा। रामकृष्ण महाराज के कदमों में गिर पड़ा और उसका पूरा बदन कांप रहा था। हमें तो हैरत है मूर्ख, तू 8 साल में भी इसे ना पहचान सका? या एक रात भी वो अपनी शक्ल में नहीं आई? कौन? नैना? कृष्ण ताजुब से बोला। अरे तेरी पत्नी का नाम नैना है? हाँ महाराज। ठीक है, इसी का नाम भी ठीक है, नैनवा महाराज गर्दन हिलाते हुए बोले। तो नैना, मगर वो कौन है महाराज? रामकृष्ण थूक निकलते हुए बोला। पुष्कुंडी की रानी, 1000 साल पुरानी नागन जो नित रहे रूप बदलती है और फिर 8 साल के बाद भी एक जीवन भेंट लेती है और फिर से जवान हो जाती है। और हमारा इल्म झूठ नहीं, हमने उसकी सांसों में जहर देखा, उसकी आंखों में नाग लहराते देखे और उस वक़्त तो हमने उसके माथे पर चांदी फन लहराते देखा है। ये फन इसी रात लहराता है जिस रात वो इंसानी जीवन स्वीकार करती है। वो नागन है रामकृष्ण,
आज रात वो तुझे ज़रूर डस लेगी। अरे बचा लो महाराज, मुझे बचा लो, भगवान के लिए बचा लो मेरा जीवन, हाय मर गयो राम, इस जंजाल में फंस गयो। अब क्या करूं महाराज, भगवान के लिए मुझे कोई उपाय बता दो। रामकृष्ण फिर महाराज के चरणों में गिर पड़ा। वो बड़ी ताकतवर, बड़ी खतरनाक नागन है। भरत नवाज की सरहद में वो तेरा जीवन नहीं छोड़ेगी। उसने पूरे 8 साल तुझे दिए हैं। अगर तू उसके चुंगल से निकल गया तो सर पटक कर मर जाएगी। वो पूरे भरत नवाज में तेरा पीछा करेगी। तू भरत नवाज से निकल जा और फिर कभी इधर का रुख मत करना। ना निकल सका तो ये तेरे जीवन की आखिरी रात है। मैं जा रहा हूँ महाराज, मुझे आज्ञा दें, मेरे लिए प्रार्थना करें। रामकृष्ण दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अपना सामान तो ले ले मूर्ख, भाड़ में गया सामान। मैं भरत नवाज छोड़ दूंगा, अगर उसे पता चल गया तो हाय राम, मैं जा रहा हूँ महाराज। रामकृष्ण जल्दी से मंदिर के दरवाजे से निकल गया। हरे राम हरे कृष्णा। महाराज ने एक हाथ बुलंद किया और उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो हंस हंस कर बेहाल हो रही थी। चंद्र बदन भी हंस रही थी। दोनों के चेहरे सुर्ख हो रहे थे। फिर चंद्र बदन संभल कर बोली, बस कर या अब हंस हंस कर मर जाएगी। हाय मेरे पति देव, नैना ने कहा और फिर हंस पड़ी। चंद्र बदन ने उसकी पीठ पर धप लगा दी, लेकिन नैना की हंसी ना रुकी। हाय तुम न जाने कहाँ भटक रहे हो। वो हंसते हंसते फिर बोली और पूर्णिमा भी हंस पड़ी। अरे यो चुड़ैल, बस अब ये हंसना बंद करती तो मैं तुझे कान से पकड़ कर निकाल दूंगी। पूर्णिमा झल्ला कर बोली, हाय रानी जी, कुछ तो अफसोस कर लेने दें इस बेचारे का। अरे वो मुझे छोड़ के चला गया, अब तो तेरे मन की मुराद पूरी हो गई। अब तो तू महेंद्र को अपने घर में रख सकती है। भगवान तुम्हारे मन की मुराद पूरे करे राजरानी। मेरी मुराद तो उसी दिन पूरी हो गई थी। हमारे मन की मुराद, हाँ वो भी अब पूरी होनी चाहिए। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है। पूर्णिमा पुरख्याल अंदाज में बोली और फिर उसने राजदाराना अंदाज में नैना से कहा, मुझे रामचरण जी के घर का पता मालूम है। मालूम है राजरानी जी, रामचरण जी ऊंची जात के ब्राह्मण हैं, उन्हें कौन ना जाने है। अब तू आज दोपहर में रामचरण जी के घर में हुआ, उन्हें प्रणाम करना और उनसे कहना मुझे एक दिन के लिए अपने यहाँ बुला लें। उन्हें देखने को और माता जी से मिलने को मन तड़प रहा है। उनसे कहना कि महाराज से मिलकर कहें कि माता जी की तबीयत खराब है और वो मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं आज ही जाऊंगी राजरानी जी, और अगर आ गया हो तो उन्हें भी देख लूं। भगवान की सौगंध नजर नहीं लगाऊंगी। नैना ने शरारत से कहा और पूर्णिमा ने प्यार से उसके मुंह पर थप्पड़ लगा दिया। नैना खुश खुश उठकर चली गई। फिर उस दोपहर वो रामचरण जी का दरवाजा खटखटा रही थी। पुष्पावती ने दरवाजा खोला और नैना को देखकर हैरान रह गई। आओ बेटी, कौन हो तुम? राजमहल से आई हूँ माता जी, रामचरण जी से मिलना चाहती हूँ। महाराज का संदेशा है कोई? पुष्पावती उसे अंदर ले जाते हुए बोली। हाँ माता जी, आओ, वो अंदर मौजूद है, पुष्पावती ने मोहब्बत से कहा। और थोड़ी देर के बाद नैना रामचरण के सामने थी। उसने रामचरण को प्रणाम किया। रामचरण हैरत से उसे देखने लगे। महाराज ने भेजा है चाचा जी, एक संदेशा है जो अकेले में आपको देना है। ओह, तुम जाओ पुष्पावती, हमारी बिटिया के लिए कुछ जल मिठाई लाओ, पंडित रामचरण ने कहा। उनके चेहरे से परेशानी का इजहार हो रहा था। जब पुष्पावती चली गई तो उन्होंने बेचैनी से पूछा, अब बताओ बेटी, जल्दी से क्या बात है? मैं महाराज शरद चंद्र की नहीं, रानी पूर्णिमा का संदेशा लाई हूँ चाचा जी। तुम कौन हो? रामचरण चौंक कर बोले। पूर्णिमा की सखी, उसकी राजदार। क्या संदेशा है? रामचरण संभल कर बोले और नैना ने पूर्णिमा का पैगाम उन्हें दे दिया। रामचरण किसी सोच में डूब गए। फिर काफी देर खामोशी के बाद बोले, मगर बात क्या है? पूर्णिमा ठीक तो है? बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं चाचा जी। उन्होंने यहाँ की खैरियत भी मंगवाई है। रामचरण एक गहरी सांस लेकर बोले, सब ठीक है, बस राकेश बीमार है, वो मेरा लड़का है। ओह, क्या बीमार है भैया? क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? राजरानी जी ने कहा था कि एक की खबर लाऊं, देख लेना, वो अपने कमरे में है, जल मिठाई खा लो। रानी जी के संदेश का क्या जवाब है? नैना ने पूछा। ठीक है, मैं आज ही महाराज के पास जाऊंगा, मगर पुष्पावती को बीमार बनाना पड़ेगा। जैसा आप बेहतर समझें करें चाचा जी, बस आप महाराज के पास जाकर ये बात कह दें, बाकी काम रानी जी खुद कर लेंगी। नैना ने कहा। थोड़ी देर के बाद पुष्पावती आ गईं। उन्होंने एक थाल नैना के सामने रख दिया जिसमें फल और मिठाई थे, और फिर वो इसरार करके नैना को खिलाने लगी। जब खूब खातर मदारत हो गई तो नैना ने राकेश को देखने की ख्वाहिश जाहिर की और उन्होंने पुष्पावती उसे राकेश के कमरे में ले गई। राकेश की शक्ल बदल गई थी। चंद्र बदन के इश्क ने उसे कहीं का नहीं रखा था। कोई बीमारी भी थी और हजार बीमारियां भी थीं। हर वक्त अपने कमरे में पड़ा किताबें पढ़ता रहता था। नैना उसे देखती ही रह गई। ये है पूर्णिमा का महबूब, उसने दिल में सोचा। सचमुच है भी इसके काबिल। उसने राकेश को पूर्णिमा का प्रणाम किया, लेकिन राकेश सिर्फ एक आह भर कर रह गया। नैना थोड़ी देर बाद फिर वापस आ गई। चंद्र बदन ने करीद कर रामचरण जी के घर के हालात पूछे थे। उसकी हालत पर वो थोड़ी सी कबीदा खातर भी हुई थी, लेकिन फिर ठीक हो गई। उसके चेहरे पर कुछ फिक्र के आसार थे।
रात को उसने हस्बे मामूल श्रृंगार किया। दूसरे कामों से फारिग होकर शरद चंद्र का इंतजार करने लगी। हस्बे मामूल शरद चंद्र देर से आए और चंद्र बदन के हसीन मुस्कुराहट ने उनका इस्तकबाल किया। शरद चंद्र उसे अपने हमरा लेकर खौफगाह में आ गए। क्या बात है महाराज, आजकल आप कुछ परेशान नजर आते हैं? चंद्र बदन ने पूछा। नहीं पूर्णिमा, ऐसी कोई बात नहीं, बस आजकल काम ज़्यादा करना पड़ता है। जीवन कपूर की मौत के बाद उसका काम भी हमने संभाल लिया है। काम की ज़्यादती की वजह से ये सब है। जीवन कपूर अच्छा आदमी नहीं था, उसके ताल्लुकात बुरी औरतों से थे। हाँ, हर इंसान में कोई ना कोई खराबी होती है। आप किसी और को दीवान क्यों नहीं बना देते? बहुत से उम्मीदवार हैं, हम फैसला नहीं कर पा रहे। बहरहाल जल्द ही ये काम भी हो जाएगा। हमें किसी तजर्बेकार आदमी की ज़रूरत है ताकि वो भरत नवाज का काम संभाल ले और जी भर कर मोहब्बत कर सकें। फिर जल्दी किसी को दीवान बना दे महाराज। इस बार दीवान के चुनाव में हम आपकी मदद करेंगे। शरद चंद्र मुस्कुराए। हाँ, क्या मैं दूध पीती बची हूँ? चंद्र बदन ने नाज से कहा। अरे नहीं नहीं, हमारी पूर्णिमा बड़ी समझदार है। शरद चंद्र बड़े प्यार से बोले। फिर वचन दें, जैसे मैं कहूँगी उसे दीवान बनाएंगे। पूर्णिमा ने सही टाइम पे बात कर दी। हमसे वचन लेने की क्या ज़रूरत है? राज रानी पूर्णिमा का हुक्म कौन ठुकरा सकता है? रानी जिसे चाहें दीवान बना दें, हम तो सेवक हैं, महाराज ने कहा और पूर्णिमा खुश नजर आने लगी। अरे हाँ पूर्णिमा, पंडित रामचरण आए थे आज। रामचरण चाचा? ओह, सब खैरियत है ना? हाँ, वो पुष्पावती कुछ बीमार हैं। रामचरण ने डरते डरते मुझसे कहा था कि अगर मैं मुनासिब समझूं तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए उधर भेज दूं। पुष्पावती उसे देखना चाहती है। ओह, माता जी को बीमारी है? चंद्र बदन ने तशवीश से कहा। बस बूढ़ी औरत है, शरद चंद्र बोले। फिर आपने क्या जवाब दिया महाराज? अरे मैं क्या जवाब देता, मैंने उनसे कह दिया कि अगर मेरी पूर्णिमा तैयार हो जाए तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, मगर सिर्फ एक दिन की बात होगी। शाम होते ही वो वापस आ जाएगी। मैं उन लोगों को कोई नहीं हूँ, मगर उन्होंने मुझे बेटी का सामान दिया। बड़ी खिदमत की थी उन्होंने मेरी। हमें उनकी खिदमत का कुछ सिला देना चाहिए महाराज। चंद्र बदन ने संजीदगी से कहा। मैं तो रामचरण का घर बनने को तैयार हूँ, मगर वो बड़ा सच्चा इंसान है, कुछ लेने पर राजी नहीं। कहता है मैं तो शरद चंद्र का दास हूँ, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। हाँ, वो खरी जात के आदमी है, पर क्या आ गया है महाराज की। ओ आओ पूर्णिमा, किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। जब से तुम आई हो एक बार भी उनके पास नहीं गई। मैं तो चाहता हूँ कि तुम चंद घंटों के लिए ज़रूर हो आओ। शरद चंद्र ने कहा। ठीक है, मैं कल चली जाऊँगी, पूर्णिमा ने कहा और उसकी आंखों में बहुत से दिए रोशन हो गए। लेकिन बूढ़ा शरद चंद्र इन दियों की जोत को क्या समझ सकता था। दासियों की पूरी फौज पूर्णिमा के साथ गई थी। ये सब तहाइफ से लदी भदी थीं और शाही रुत रामचरण के घर के सामने रुका तो पूरा मोहल्ला उमड़ आया। हर शख्स महारानी की एक झलक देखने के लिए बेचैन था। खुद पुष्पावती ने पूर्णिमा का स्वागत किया। रामचरण फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन पूर्णिमा की निगाहें राकेश को तलाश कर रही थीं और इन निगाहों को मायूसी हुई थी। राकेश स्वागत करने वालों में मौजूद नहीं था। पूर्णिमा ने दासियों को वापस भेज दिया। वो नैना को भी साथ नहीं लाई थी। हालांकि नैना साथ आने के लिए बहुत मचली थी, लेकिन रामचरण और राकेश से ये मुलाकात मामूली नौयत की नहीं थी। इसमें उसे अहम फैसले करने थे। पुष्पावती राकेश की वजह से पूर्णिमा से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। बहरहाल ये कोई मामूली बात नहीं थी कि रियासत भरत नवाज की महारानी उनके यहाँ आई थी। पूरी दिल से ही सही वो पूर्णिमा से बहुत अच्छी तरह पेश आ रही थीं। रामचरण और उनके दूसरे घर वाले बहुत खुश थे और फिर जो तोहफे पूर्णिमा लाई थी वो इतने कीमती थे कि आंखें चंदियाई जा रही थीं। काफ़ी देर गुजरने के बाद पूर्णिमा ने बिलाखिर राकेश के बारे में पूछ लिया। राकेश कहाँ है माता जी? और सब चूक पड़े। लम्हे के लिए खामोशी रही। फिर रामचरण बोले, वो बीमार है बेटी, बस अपने कमरे में घुसा रहता है, मगर पगला तेरे स्वागत के लिए भी नहीं आया। मैं अभी उसे डांटता हूँ। रामचरण उठ खड़े हुए। अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं उसे उसके कमरे में जाकर बात करूँगी। वो समझ लें कि एक ज़रूरी काम से उसके पास आई हूँ। पूर्णिमा ने बिला झिझक कहा और सब खामोश रह गए। पूर्णिमा खड़ी हो गई। मुझे उससे अकेले बात करने दें चाचा जी, कोई हमारे पास ना आए। और वो राकेश के कमरे की तरफ चल दी। सबके कदम जैसे जम गए। तब पुष्पावती आवाज़ में बोली, नर्क में तो पहुंचा दिया जन्म जले को, अब क्या शमशान पहुंचाने आई है? आहिस्ता बोल पुष्पावती, क्या घर लुटवाने का इरादा है? रामचरण ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और फिर बड़ी पुरस्रार सी फजा पैदा हो गई। लेकिन पूर्णिमा इस फजा से बेखबर राकेश के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम मन भर के हो रहे थे, दिल धड़क रहा था। इससे पहले उसकी ये हालत कभी नहीं हुई थी। उसने राकेश के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। राकेश एक कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा था। पूर्णिमा के अंदर दाखिल होने पर भी उसने आंखें नहीं खोली। तब पूर्णिमा उसके नज़दीक पहुंच गई। आगे बढ़ने से पहले वो दरवाज़ा बंद करना नहीं भूली थी। आज उसकी मोहब्बत फट पड़ी थी।
बहुत अरसे बाद उसने राकेश की सूरत देखी थी। फूल जैसा चेहरा कमला गया था। आज उसे महसूस हुआ था कि वो राकेश को बेपनाह चाहती है। उसकी मोहब्बत उमड़ आई थी। कितना जीवन उसने आहिस्ता आहिस्ता सुलगते हुए गुजारा था। वो राकेश के बिल्कुल सामने पहुंच गई। फिर उसने अपना कांपता हुआ हाथ राकेश के कंधे पर रखते हुए आहिस्ते से उसे पुकारा, राकेश। और राकेश उछल पड़ा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। आप उसने बदहवासी के आलम में कहा और उठ खड़ा हुआ। मुझसे मिलने भी ना आए राकेश, तुम्हें मालूम था कि मैं आ रही हूँ? पूर्णिमा ने मुलायम से लहजे में कहा। मगर आप दुर्गावती, आप? तुम कठोर हो राकेश, मगर तुम्हारी दुर्गावती तुम्हें नहीं भूली। पूर्णिमा कुर्सी पर बैठते हुए बोली। राकेश अभी तक हैरत ज़दा निगाहों से उसे देख रहा था। फिर उसकी आंखों में नमी आ गई और आंसुओं में डूबी हुई आवाज़ में बोला, मगर अब क्यों आई हो दुर्गावती? अब मेरे पास क्या रह गया जिसे आप लूटना चाहती हैं? आंसू उसकी आंखों से बह निकले। मर्द होकर रो रहे हो पगले, मुझे देखो, मैं औरत हूँ, मगर मैंने एक आंसू भी नहीं बहाया। पूर्णिमा कुर्सी से उठकर उसके नज़दीक पहुँच गई। फिर उसने अपनी ओढ़नी से राकेश के आंसू खुश किए। अब मेरे पास क्या रखा है दुर्गावती? मेरा जीवन तो एक सुलगती हुई लकड़ी बन गया। मैं तो चल रहा हूँ दुर्गावती, मैं तो बस मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मुझे क्या देने आई हो? बोलो, मेरे जीवन को अब कौन सा नया रंग रोक लगाने आई हो? वो पूर्णिमा को तकते हुए बोला, मैं तुम्हारे सारे रोग दूर करने आई हूँ राकेश, मगर तुम बड़े कमज़ोर दिल निकले, या फिर तुमने मेरी बात का एतबार नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि समय का इंतज़ार करो राकेश, मैं एक दिन ज़रूर तुम्हारी हो जाऊंगी, मगर तुम सब कुछ भूल गए। मैं कुछ नहीं भूला दुर्गावती, मगर मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था, बस जलने के सिवा। और क्या कर सकता था? ये मर्द की शान के खिलाफ है। बस अब रोना धोना छोड़ो, देखो मैं आ गई हूँ। मगर मेरा मन अभी तक तारीख है दुर्गावती, तुम महारानी हो और मैं तुम्हारे दर का गुलाम। तारीखियाँ दूर कर दो राकेश, अपना हुलिया दुरुस्त करो, हमें बहुत काम करना है। पर तुम चली क्यों गई थी? अगर तुम्हें मुझसे प्रेम था तो तुम रानी बनने से पहले क्यों ना आई? ये इनकार मेरा और तुम्हारा जीवन नष्ट कर देता। तुम्हारे घर के दूसरे लोग भी मारे जाते और तुम और मैं भी। एक मजबूरी थी राकेश, जिसके बारे में समय आने पर तुम्हें बताऊंगी। क्या वो मजबूरी अब दूर हो गई? अभी नहीं, मगर कुछ रास्ते निकल आए हैं। सुनो, गौर से सुनो, मैं तुमसे एक खास काम से आई हूँ। क्या दुर्गावती? राकेश संभल कर बैठ गया। पूर्णिमा उसे गौर से देख रही थी। उसने कहा, तुम्हें मालूम है दीवान जीवन कपूर मर गया है? हाँ मुझे मालूम है, रियासत को नए दीवान की ज़रूरत है। हाँ तो फिर नए दीवान तुम बनोगे राकेश, मैंने मन में तुम्हारा नाम चुन लिया है। मैं? राकेश उछल पड़ा, उसका मुंह हैरत से खुल गया। उसे अपने कामों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने ख्वाब में भी इतना बड़ा मनसब नहीं सोचा था। वो और रियासत का दीवान, ये कैसे मुमकिन है? वो पागलों की तरह दुर्गावती की शक्ल देखने लगा। कई मिनट तक वो कुछ ना बोला। जब उसके हवास इसी कदर दुरुस्त हुए तो उसने पागलों के से अंदाज में कहा, ये क्या कह रही है दुर्गावती? ये कैसे मुमकिन है? ये मैंने चाहा है इसलिए मुमकिन है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं? दुर्गावती, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। राकेश में कोई बात ही नहीं आ रही थी उसकी समझ में। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, कौन सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? थोड़ी सी सोचो तो तुम राजपाट के कामों को बखूबी समझ लोगे। रानी पूर्णिमा तुम्हारे साथ होगी, फिर ताकत तुम्हें शिकस्त दे देगी। पूर्णिमा ने बड़े फख्र से कहा, मगर क्या महाराज शरदचंद्र? अरे वो काट का उल्लू मेरे सामने क्या बोल सकता है? सुनो राकेश, मैंने तुम्हारे लिए ये बहुत सोच समझ के मनसब का इंतखाब किया है। बड़ी सख्त मेहनत की है मैंने तुम्हारे लिए। जब मैं शरदचंद्र के पहलू में होती थी तो मैं सिर्फ तुम्हारे तसव्वुर में उसे बर्दाश्त कर लेती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी, खुद को संभालो, बहुत जल्द महाराज शरदचंद्र तुम्हें तलब करेंगे। बड़ी शान से उनके सामने जाना और बड़ी मेहनत से खुद को राजपुरुष का के लिए सबसे बेहतर आदमी साबित करना। मेरा काम अब ख़त्म, तुम्हारा काम शुरू होगा। तुमने मुझे नया जीवन दिया है पूर्णिमा। मैं तो टूट चुका था, मैं बिखर गया था, मगर तुमने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। चिंता ना करो, मैं तुम्हारे ख्यालों से बढ़कर मेहनती साबित होऊंगा। मुझे तुम्हारे प्रेम का सहारा जो होगा। ये बात यहीं तक नहीं रहेगी राकेश, मैं तुम्हें भरत नवास का राजा बना दूंगी। दुर्गावती पर भरोसा रखो राकेश, मुझे तो अपनी दुर्गावती चाहिए, मुझे रियासत नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ दुर्गावती का हूँ, उसने शिद्दत जज्बात से कहा। फिर जब वो दोनों काफ़ी देर के बाद कमरे से निकले तो दोनों के चेहरे कमल की तरह खिले हुए थे। थोड़ी देर के बाद राकेश का हुलिया भी बदल गया। घर वालों ने उन्हें देखकर हैरत ज़दा रह गए। प्रभावती की आंखों में ठंडक दौड़ गई। आज राकेश का चेहरा खिला हुआ था। मना लाई अपने रूठे हुए राकेश को तुम? रामचरण जी मुस्कुराते हुए बोले। सब राकेश के दिल का दर्द जानते थे। पूर्णिमा की आंखें उफ़ो बेखुदी से मखमूर हो रही थीं। राकेश की भी यही कैफियत थी। सब ने मिलकर खाना खाया। फिर पूर्णिमा राकेश और रामचरण के एक खाली कमरे में पहुंच गई।
यहाँ उसने ये मसला रामचरण जी के सामने रखा। क्या कह रही हो दुर्गावती? रामचरण जी मुंह फाड़ कर रह गए। वही जो आपने सुना चाचा जी। मेरी बात पर हैरत ना करें, सिर्फ वो करें जो मैं कह रही हूँ। लेकिन हमारे ऐसे भाग बेटी, हम तो सोच भी ना सकते थे। रामचरण जी कांपते हुए बोले, आपने मेरे साथ जो सलूक किया था चाचा जी, मैं उसे जीवन भर नहीं भूल सकती। अगर महाराज शरदचंद्र, क्या इनके कानों में राकेश का नाम आ गया है? अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द उनके हरकारे राकेश के पास आएंगे। इत्मीनान रखें, हमें बहुत बड़ी इज्जत दे रही हो दुर्गावती। भगवान हमें इस काबिल बनाए। रामचरण मुसरत से फूले नहीं समा रहे थे। काफ़ी देर तक दुर्गावती उनसे गुफ्तगू करती रही। फिर शाम हो गई और शाही रुत से लेने आ गए। पूर्णिमा ने सबको प्रणाम किया, राकेश का हाथ दबाया और उनसे रुखसत होकर पर बैठ के रुत महल की तरफ चल पड़े। अंदर बदन के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो नशे में डूबी हुई थी। उसके दिल में हलचल मच रही थी। रुत महल की तरफ जा रहा था। उसके दिल में राकेश की मोहब्बत बसी हुई थी, लेकिन उसे एहसास था कि उसके हुस्न की कीमत क्या है। दिल की बात और है और ये पापी वो न जाने क्या मांगता है। अगर इसकी हर मांग पूरी कर दी जाए तो फिर अपनी वक़्त क्या रह जाए। नाचे उसने अपना दिल कुचल कर रख दिया था। ये दिल तो सिर्फ धोखे खाना जानता था। वो अहमक नहीं थी कि वो ना समझे। चुनाचे उसने दिल से राकेश को पसंद किया। राकेश की जवान गर्मी मन में रखी बूढ़े शरदचंद्र की आगोश में आ गई। अगर वो चाहती तो वो उसे अपने पसंदीदा मर्द की आगोश में लेकर शरदचंद्र के महल में जाती, लेकिन वो जानती थी कि शरदचंद्र एक ज़ीरक आदमी है और औरतों के मामले में उसे काफ़ी तजर्बा है। वो उस पर अपनी पाकीज़गी का सिक्का जमाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने दिल की चाहत नज़रअंदाज कर दी। इस थोड़ी सी कोशिश से उसे शरदचंद्र का मुकम्मल एतमाद हासिल हो गया। कौन पापी उसकी पाकीज़गी पर शक कर सकता था? शरदचंद्र उस पर पूरा भरोसा करता था। उसने अपनी भरपूर जवानी शरदचंद्र के सुपुर्द कर दी थी। ये जिस्म उसे जहर लगता था। जब वो उसका तसव्वुर करती तो शरदचंद्र से उसे वहशत होने लगती। लेकिन उसने अपनी जवानी का महंगा सौदा किया था और आज भरत नवाज की किस्मत ये थी, उसने अपने जज्बात को दफन नहीं किया बल्कि दिल के नहा खानों में पोशीदा कर दिया था। उन्हें किसी मुनासिब वक्त पर निकालना चाहती थी, तो आज वो वक्त आ गया था। नामसाद हालात की वजह से कोई उसका मुकाबिल नहीं था। अब वो आज़ाद थी। चुनाचे आज उसने अपनी आरजुएं अपने मन को सौंप दी थी। राकेश ने उसी ख्वाहिश की थी और एक तवील अरसे के बाद उसने उसे देखा था और बेधड़क अंदाज में राकेश ने उसकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। तो वो चंद्र बदन को ही खुद अपनी ख्वाहिश थी। वो आज अपनी जवानी अपने मन पसंद मर्द को सौंप आई थी। आज उसे एक और तजर्बा हुआ था कि बूढ़ा शरदचंद्र तो मर्द की तौहीन है। अब राकेश से दूरी इसके बस की बात ना थी। वो सोच रही थी कि क्या शरदचंद्र के साथ अब भी वो अपनी अदाकारी बरकरार रख सकेगी। बड़ा मुश्किल, बड़ा सब्र आजमा काम था। यही कैफियत थी जिसे जैसे जंगल के किसी शेर को पूरी ज़िंदगी घास फूस और दाल खिलाया गया हो और फिर अचानक उसे गोश्त मिल जाए। उसके बाद भूख उसे पसंद थी मगर घास फूस नहीं। शाही रुत महल के करीब पहुंच रहा था। महल में दाखिल होने से पहले उसे खुद को संभालना था और वो खुद को संभालना जानती थी। उसे मालूम था कि अभी घास फूस ही खाना होगा ताकि गोश्त खाने का मौका मिल सके। शरदचंद्र के महल में आने से काफ़ी पहले वो महल में पहुंच गई थी, जहां उसकी सखी नैना बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। दासियों ने उसे रथ से उतारा और अंदर ले चली। फिर थकन उतारने के लिए गुसल का इंतज़ाम किया गया। पूर्णिमा गुसल खाने में चले गई। दासियों को उसके गुसल खाने में आने की इजाज़त नहीं थी, सिवाय नैना के। नैना को भी ये इजाज़त शाज़ो नादर ही मिलती थी। बहरहाल इस वक्त वो बेचैन होकर अंदर पहुंच गई। पूर्णिमा ने उसे देखकर बरहमी का इज़हार नहीं किया, बल्कि उसके होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। हम जानते हैं नैना चंडाल, मुझे सब्र कहाँ आएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और पानी के धुएं में छुप गई। अरे रानी जी, महाराज शरदचंद्र को आपकी इतनी चिंता ना होगी इतनी मुझे थी। मैं आपकी वापसी का बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। यूं चंद्रबदन ने पानी में लहरें लेते हुए कहा। बस पिया मन की बातें जानने के लिए बेचैन थी। नैना ने कहा, पगली है तू, बस वो बातें सोच ले जो तुझे अपने महेंद्र से पेश आई थी। पूर्णिमा ने कहा और अब पानी में मुँह छुपा लिया। नैना ने आंखें बंद कर ली थी। कैसे अनोखे भाग लाया है ये राकेश भी, उसने लरसते होंठों से कहा। बस अब ज़्यादा बातें मत बना, चल बाहर निकल, मैं कपड़े पहन लूँ। मैं पहना दूँ राजरानी, नैना ने पूरे प्यार से कहा। तू जाती है यहाँ से या? पूर्णिमा ने चलू भर पानी नैना पर उछाल दिया, लेकिन नैना ने उसे बचने की कोशिश ना की। पूर्णिमा ने कई बार उस पर पानी उछाला और वो खड़ी भीगती रही। बड़ी झीठ है तुम। पूर्णिमा बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर मुस्कुराई। इस बात से मुझे डरा रही हो राजरानी? इस पानी में तो डूबकर मर जाने को दिल कर रहा है। इसमें तुम्हारे बदन की खुशबू रची हो। बात समय तो मैं तेरे बारे में कुछ और ही सोचने लगती हूँ। पूर्णिमा ने हंसते हुए कहा। वो क्या राजरानी जी, यही कि तू औरत के भेष में मर्द ना हो। औरत हूँ इसीलिए जिंदा हूँ
मर्द होती तो तुम्हें पाने की आस में अब तक जीवन दे चुकी होती। मर्द की बच्ची, अब तू निकल जा यहाँ से, वरना चल जल्दी चल। पूर्णिमा चलाई और नैना हंसती हुई बाहर निकल गई। दासियाँ उसे लिए हुए एक खूबसूरत सिंगार मेज़ पर पहुँच गईं और वहाँ उसके हुस्न का श्रृंगार किया जाने लगा। पूर्णिमा मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर फूल की सी शगुफ्तगी फैली हुई थी, मानो जैसे यही उसकी सुहागरात का दूसरा दिन है। और ये सच भी था, यही तो उसकी सुहागरात का पहला दिन या दूसरा दिन था। शरत चंद्र की आगोश तो एक कारोबार थी। खुशी का ताल्लुक तो दिल से होता है। लोग बदबूदार खालों का कारोबार करते हैं, उनकी सराहना से उनका दिमाग सड़ते हैं, लेकिन उन्हें पैसे से मोहब्बत होती है क्योंकि वो उनके लिए मुनाफा बख्श होता है। नाचे जब वो सिंगार से फारिग हुई तो अपने आप को देखकर दंग रह गई। औरत ऐसी होती है जिस उसने सोचा, मर्द की आगोश औरत के हुस्न को जला बख्शती है। मोहब्बत भरे बाजुओं से गुजरने के बाद ही हुस्न अपने असली रंग पकड़ता है। फिर वो हुस्न और इश्क की रंगीनियों से निकलकर कारोबार की दुनिया में पहुंच गई। राकेश की बख्शी हुई मस्ती उसके अंग अंग से फूट रही है और वो अपनी मस्ती से एक खास काम लेना चाहती थी। आज जब शरत चंद्र उसकी खलवत में पहुंचे तो चंद्र बदन ने उनका इंतजार नहीं किया। वो आगे बढ़ी और शरत चंद्र के चौड़े सीने को अपने बाजुओं की गिरफ्त में ले लिया और शरत चंद्र हैरान रह गए। चंद्र बदन की इस मोहब्बत और इसके प्यार के अंदाज ने उनके जहन और रूह को इंतहाई मंजिलों तक पहुंचा दिया। उन्होंने सोचा, ऐसा कोमल हुस्न, ऐसी नाजुक लड़की इन्हें इस कदर पसंद करती है, वो अपनी खुशबख्ती पर जिस कदर भी नाज करें कम है। उन्होंने पूर्णिमा को बाजुओं में भरा, उठाया और छप्परघाट पर पहुंच गए। आज तो हमारे भाग आसमान पर हैं, उन्होंने चंद्र बदन की शक्ल देखते हुए कहा। राज दरबार के साथ सारे ख्यालात, सारी उलझनें उनके दिमाग से निकल गई थीं। सिर्फ आज महाराज, पूर्णिमा ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, आज हमारी राजरानी ने खुद हमसे इजहार मोहब्बत किया है। शरत चंद्र बोले, मैं स्त्री हूँ महाराज, मुझे लाज आती है, वरना मेरा मन तो चाहता है कि आपको आंखों में बिठा लूँ। पूर्णिमा ने आंखें बंद करके कहा और शरत चंद्र आसमान पर उड़ने लगे। पूर्णिमा, मेरी अपनी पूर्णिमा, मैं तेरा दास हूँ। मुझे मालूम ना था कि तू मुझे इतना चाहती है। मैं भी तुझे सारे संसार से ज़्यादा चाहता हूँ। मैं तेरे लिए संसार छोड़ने को तैयार हूँ। शरत चंद्र ने उसे अपनी आगोश में भेज लिया और थोड़ी देर बाद पूर्णिमा शरत चंद्र की आगोश में कुसमसा रही थी। लेकिन पूर्णिमा भी बल्ला की उस्ताद थी। क्या मजाल जो एक बार भी शरत चंद्र को उसकी सर्द बेमहरी का एहसास हुआ हो। फिर जब शरत चंद्र को यकीन हो गया कि पूर्णिमा वाकई उनसे मोहब्बत करती है, उनकी आंखों में रहम की इल्तिजा थी कि पूर्णिमा उनके बुढ़ापे को नज़रअंदाज करके उनसे इसी तरह प्रेम किए रखे। पूर्णिमा ऐसी नादान बन गई थी जैसे उसे दुनिया में कुछ ना मालूम हो, एक महदूद दुनिया आरज़ुओं का मरकज़ हो। पूर्णिमा शरत चंद्र ने आंखें बंद किए हुए पुकारा, महाराज। पूर्णिमा के लहजे में प्यार की मिठास थी जिसे शरत चंद्र को एक सुकून का एहसास हुआ। रामचरण चचा के यहाँ गई थी, चाचा जी का क्या हाल है? ठीक है, पूर्णिमा ने कहा। चाचा, रामचरण ने कोई ख़ास बात नहीं की? नहीं महाराज, उनसे मेरा कोई नाता नहीं, लेकिन मैंने जीवन में ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग नहीं देखे। सचमुच लगता है कि मैं उनकी अपनी हूँ। हरी जात के लोग हैं, नेकी और शराफत तो उनके यहाँ की लौंडी है। शरत चंद्र बोले, महाराज। पूर्णिमा ने शरत चंद्र के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, महाराज। इस हाथ को उठाकर अपने होंठों पर रखते हुए बोले, रामचरण चचा ने हमारे साथ भरपूर तावन किया। क्या आज तक किसी को ये शुबा हुआ कि मैं उनकी भतीजी नहीं? मैं कह चुका पूर्णिमा कि वो खरे ब्राह्मण हैं जिनकी जुबान एक होती है। हम तो भी तो खोटी जात के नहीं हैं महाराज। क्या हम रामचरण चचा के एहसान का कोई जवाब नहीं दे सकते? क्यों नहीं? हमने रामचरण जी का मुंह मोतियों से भरना चाहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि भगवान का दिया सब कुछ है उनके पास, क्या हमारे पास उन्हें कुछ देने का कोई और रास्ता नहीं? तो चाहो उन्हें दे दो पूर्णिमा, तुम्हारा हाथ रोकने वाला कौन है? 10-20 गांव उन्हें दे दो, वहाँ का राजा बना दो उन्हें, तुम्हारे हाथ की बात है। उसे भी एहसान समझेंगे महाराज। पूर्णिमा चालाकी से एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। हाँ, शायद फिर क्या करना चाहिए? मेरे मन में एक तरकीब है, बताओ। इनका बेटा राकेश पढ़ा लिखा आदमी है, नेक और शरीफ भी है। हमने ऐसा शरीफ मर्द नहीं देखा, उन्हें ख्याल भी ना हो और इनाम का भी लालच ना हो। बताओ फिर क्या करें? शरत चंद्र ने पूछा। राकेश को भरत नवाज का दीवान बना दें, मेरे ख्याल में यही काफ़ी होगा, पूर्णिमा ने कहा। और शरत चंद्र चूक पड़े। उनकी आंखें सोच में डूब गईं और फिर गर्दन हिलाते हुए बोले, हाँ ठीक कहती हो पूर्णिमा, हमें दीवान की ज़रूरत है। रामचरण जी ऊंची जात के हैं, राकेश जवान है, हमारी जिम्मेदारियाँ खूब संभाल सकेगा, फिर अपना ही बचा है। और अच्छी बात सोची तूने पूर्णिमा। हम परेशान भी थे कि किसी दीवान बनाए। बहुत से लोग हमारी नज़रों में थे, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई खराबी थी। राकेश जवान है, भरत नवाज को ऐसे ही नौजवान की ज़रूरत है, और फिर खरी जात का आदमी हमें जीवन फूल की तरह बदनाम भी नहीं करेगा।
वैसे मैंने हमेशा तुम्हारी अकल की दाद दी है पूर्णिमा। एक वार में 2 शिकार हो रहे हैं। राम जी का एहसान भी उतर जाएगा और भरत नवाज को दीवान भी मिल जाएगा। हम उसकी मदद करेंगे। राजपाट के ज़्यादा काम उसे सौंप देंगे, फिर मुझे अपनी पूर्णिमा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। मुझे भी खुशी होगी महाराज। मैं भी किसी का एहसान नहीं रखना चाहती, मगर क्या आप अपने दोस्तों से बात करेंगे? अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं उनकी गर्दन उतरवा दूंगा। मेरी पूर्णिमा की तजवीज़ से कौन इनकार कर सकता है? तुम यहाँ की रानी हो। मैं कल ही राजा रामचरण यहाँ अपने आदमी भेजकर उसके लड़के को बुलवा लूँगा। और पूर्णिमा ने सुकून से आंखें बंद की और दिल ही दिल में अंगड़ाइयाँ ले रही थी। राकेश उसका महबूब अब उसकी आगोश में होगा। साथ ही उसे कुछ और काम भी सौंप दिए थे जिनसे अपने महबूब से मिलने में आसानी हो जाएगी। नैनवा महाराज दिल से पूर्णिमा के सेवक बन गए थे। उन्होंने पूर्णिमा की ताकतों को अच्छी तरह से समझ लिया था। वो जानते थे कि इसके खिलाफ एक एक लफ्ज़ भी इन्हें मौत की वादियों में धकेल सकता है। साइका से उन्होंने बहुत से वादे किए थे। साइका ही उन्हें यहाँ लाई थी, लेकिन वो एक कमज़ोर औरत साबित हुई थी। वो इनके लिए कुछ ना कर सकी थी। महाराज नैनवा के ख्याल में कमज़ोरों का साथ देना खुदकुशी करने के मुतरादिफ था, जबकि मुकाबिल बेहद चालाक और ताकतवर हो। उन्होंने देखा कि साइका और लैलावती का सूरज गरूब हो चुका है, फिर उनका सूरज भी गरूब हो गया। ये पूर्णिमा का कारनामा था। तो इसमें भी उन्होंने पूर्णिमा की बहुत मदद की, लेकिन वो जानते थे कि पूर्णिमा ये मदद गंदी नाली में रेंगने वाले किसी कीड़े से भी ले सकती है। उन्होंने ही नैनवा जी को नैनवा महाराज बनाया था। उसे उनकी हकीकत मालूम थी। अगर नैनवा महाराज इससे ताउन ना करते तो आज ना जाने कहाँ होते। बहरहाल जो कुछ वो चाहते थे उन्हें मिल गया था। राजमहल में एक खूबसूरत सेहतमंद मुजस्मे ने उन्हें कोई सरोकार ना था। वो तो सिर्फ उनका भरम कायम रखने के लिए आते थे। इसके अलावा उनकी हैसियत भी क्या थी? पूजने के लायक तो पूर्णिमा थी, जिसने सब कुछ मुहैया कर दिया था। ऐशो इशरत, इज्जत वकार, महाराज शरदचंद्र जो इसके दिल से एहतराम करते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पूर्णिमा ने उन्हें दासियों के हसूल की भी इजाज़त दे दी थी। और दासियाँ उन्हें देखकर तो नैनवा महाराज के मुंह में पानी भर आता था। क्या ज़रूरत है पर पूर्णिमा, क्या ज़रूरी थी साइका, क्या ज़रूरी थी लैलावती, क्या ज़रूरी थी नैना? यहाँ सभी तो हैं, एक से एक सुंदर, एक से एक हसीन। सब औरतें थीं और सब अपनी अलग दुनिया की। लेकिन नैनवा महाराज चालाक थे। खुराक के ढेर पर इस तरह नहीं गिरना चाहते थे। पोल खुल जाए। भरम रखना भी ज़रूरी था। चुनाचे बड़ी एहतियात के बाद, बड़े गौर खोज के बाद उन्होंने ग्रांथी का इंतखाब किया। फूलों की तरह नाजुक और शगुफ्ता मोम की बनी हुई ग्रांथी, जो न जाने क्यों अब तक महाराज शरदचंद्र की नज़र नहीं पड़ी थी, वरना वो भी महफूज ना रह सकती। राजा से आज़ादी ज़रूर मिल गई थी, लेकिन पूर्णिमा ने ये नहीं कहा था कि वो खुद उनके लिए शिकार भेजेगी। शिकार खुद ही करना था। चुनाचे पिछले 5 रोज़ से वो ग्रांथी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे, नालायक चालाकी से और नहायत होशियारी से। और अब उन्हें ग्रांथी के बारे में इतना कुछ मालूम हो गया था कि खुद ग्रांथी को अपने बारे में भी मालूम नहीं था। चुनाचे अब शिकार का वक्त आ गया था। आम पूजों के वक्त ग्रांथी भी आती थी। हफ्ते में एक दिन राज मंदिर में आम पूजा होती और तमाम दासियां लोगों के साथ इस मंदिर में आने की इजाज़त होती थी। चुनाचे महाराज को इस दिन का इंतज़ार था। वक्त मुश्किल से गुजरा, लेकिन बहरहाल गुजर गया और पूजा का दिन आ गया। दूसरी दातियों के साथ ग्रांथी भी आई, फूलों से सजी हुई। खुद भी एक फूल मालूम हो रही थी। महाराज ने उसे देखा और देखते ही रह गए। दासियां पूजा कर रही थीं और ग्रांथी भी हाथ में रुपयों का थाल लिए आरती उतार रही थी। महाराज ने प्रसाद का इंतज़ाम कायम कर रखा था और एक दूर दराज हिस्से में बैठे हुए थे। उनके पास प्रसाद का पूरा थाल रखा हुआ था। हुक्म था कि एक एक आदमी आए और प्रसाद लेकर उल्टे पांव वापस चला जाए। काफ़ी देर बाद ग्रांथी की बारी आई और ग्रांथी छन छन करती हुई उनके पास पहुंच गई। महाराज आंखें बंद किए बैठे थे। ग्रांथी ने उन्हें प्रणाम किया। महाराज ने आंखें खोल दी। फिर उन्होंने प्रसाद वाला हाथ उठाया, लेकिन फिर ग्रांथी को प्रसाद देते हुए वो चौंक उठे। ग्रांथी अकीदत से उन्हें देख रही थी। महाराज को अपनी तरफ देखते पाकर उसने नज़रें झुका लीं। क्या तेरा नाम ग्रांथी है? महाराज ने पूछा। जी महाराज। क्या तेरे बाप का नाम लक्ष्मण दास है? सच है महाराज। वो भगवान की लीला भी निराली है। क्या तेरी कोख में सफ़ेद तिल है ग्रांथी? तिल? मैं नहीं समझी। अगर तू वही ग्रांथी है तो हम तेरे जीवन की कहानी बदल सकते हैं। सुंदरी, हमें समय तेरे लिए एक आज्ञा मिली है। हम तेरी अमानत तुझे देना चाहते हैं। कैसी आज्ञा महाराज, कैसी अमानत? ग्रांथी हैरान होकर बोली। तेरे माथे पर चांद की बिंदिया जगमगा रही है। जा ग्रांथी, इस समय चली जा। दूसरों को प्रसाद ले लेने दे। अगर आज चांद निकल आए तो हमारे पास 3 दिए रोशन करके आ जाना। चांद ना निकले तो तेरे आने की ज़रूरत नहीं। हम समझ लेंगे कि अभी तेरा चांद रोशन नहीं हुआ। महाराज ने उसकी पेशानी पर चंदन तिलक लगाया
और उसे प्रसाद दिया और क्रांति हैरानो परेशान वापस लौट गई। महाराज की घनी मूंछों के नीचे पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। वो औरत की फितरत से बखूबी वाकिफ थे। वो क्रांति पर वार कर चुके थे। क्या मजाल जो निशाना चूक जाए। क्रांति को अब उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक वो महाराज से ना मिल ले। लोग आते रहे, प्रसाद लेते रहे। फिर उनकी तादाद खत्म हो गई तो महाराज अपनी जगह से उठ गए। उन्होंने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए और फिर अपने कमरे में आ गए। गुसलखाने में जाकर उन्होंने स्नान किया, बदन पर खूब खुशबुएं मली, नई धोती बांधी और फिर तैयार होने लगे। फलों के रस से तैयार शराब जिसका जायका खुशगवार और देरपा होता था, उन्होंने मिट्टी के एक प्याले में भरकर देवता के चरणों में रख दिया और फिर वहां से हटकर मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाज़ा खोलकर वो वापस आए, आराम करने लेट गए। उन्हें चांद निकलने का इंतजार था। वक्त गुजरता रहा। फिर जब रोशनी की किरणें उनके रोशनदान के कमरे के अंदर आईं तो वो उठ गए और सीधे मंदिर के हॉल में भगवान की मूर्ति के चरणों में जा बैठे। लेकिन उनके कान दरवाजे की तरफ लगे हुए थे। चांद चढ़ता रहा और फिर उन्हें दरवाजे पर छन छन की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ जिसका इंतज़ार उनके कान बेचैनी से कर रहे थे। उसी जगह गर्दन झुकाए भगवान के चरणों में बैठे रहे। देवों की थरथराई रोशनी उनके नज़दीक आती जा रही थी। फिर दीवों का थाल भगवान के चरणों में रख दिया गया और क्रांति की लरजती आवाज़ उभरी, मैं आ गई महाराज। महाराज ने आंखें खोल दी। उन्होंने गर्दन घुमाकर क्रांति की तरफ देखा और एक शाने बेनियाजी से बोले, कौन तू? कौन है सुंदरी? क्रांति हूँ महाराज, दासी हूँ आपकी आज्ञा पर आई हूँ, क्रांति ने कहा। क्रांति? महाराज जेरे लब बढ़ाए। वो क्रांति जिसकी कोख पर सफ़ेद तिल है? मुझे वो तिल नजर नहीं आया महाराज। मेरी आंखें उसे देख नहीं सकेंगी। तेरी आंखों में वो शक्ति कहाँ पैदा हुई? अभी तो तू भगवान के चरणों का सोमरस भी नहीं पी सकी। नैनवा महाराज उठ खड़े हुए। अरे तूने दिए यहाँ क्यों रख दिए? उठा इस थाल को, मेरे साथ आ। क्रांति ने चुप कर थाल उठा लिया और महाराज के पीछे पीछे अंदर चले गई। जा, क्या तूने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए? नहीं महाराज। उन्हें बंद कर आ पगली, क्या और आ गया तो तेरी शुभ कामनाएं पूरी ना हो सकें? जा जल्दी कर, मंदिर का दरबार बंद कर कर आ। क्रांति उल्टे पैर चले गई। महाराज उसका इंतजार करने लगे। चंद साथ के बाद वो वापस आ गई। दीवों का थाल था उसके हाथ में। महाराज उसे लिए हुए अंदरूनी हाल में पहुंच गए। यहाँ स्याह रंग का एक मुजस्मा नस्ब था। हाल रखते, क्या तुझे रक्स आता है? आता है महाराज। तू ब्रह्मती को खुश कर दे। अगर वो तेरे ऊपर मेहरबान हो गया तो तेरी नैया पार हो जाएगी। क्रांति ने थाल ब्रह्मती के चरणों पर रख दिया और फिर रक्स का पोज बनाकर खड़ी हो गई। महाराज एक सिंहासन पर बैठे और क्रांति ने रक्स शुरू कर दिया। नैनवा महाराज हवसनाक निगाहों से उसके जिस्म का एक एक नक्श देख रहे थे और क्रांति पर मस्ती की सी कैफियत तारी होती जा रही थी और वो खुद से बेगानी होती जा रही थी। रक्स अरूज पर पहुंच गया। क्रांति का लिबास बेतरतीब हो गया और फिर वो थक कर मुजस्मे के चरणों में गिर पड़ी। उसका सांस बेकाबू था और आंखें बंद थीं। अब महाराज उठे और उसके नज़दीक आ गए। क्रांति, उन्होंने आवाज़ दी और क्रांति ने आंखें खोल दी। महाराज, उसने खुश गले से कहा, ब्रह्मती के चरणों में सोमरस तलाश कर देख। ब्रह्मती ने तेरे रक्स से खुश होकर तुझे कुछ दिया है या नहीं? और भोली क्रांति ने बुतों के कदमों में देखा। इससे पहले उसकी निगाह उस स्याह रंग के प्याले पर नहीं पड़ी थी। अब जो उसने प्याला देखा तो उसकी आंखें हैरत से खिल गईं। उसके दिल में नैनवा महाराज की अकीदत और बढ़ गई। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर प्याला उठाया। मेरी तरफ से बधाई कबूल कर क्रांति, पी जा सोमरस को जो भगवान ने आकाश से तेरे लिए भेजा है। क्रांति ने प्याला मुंह से लगाया। खुश जायका सोमरस उसके हलक से नीचे उतर गया। उसने प्याला रख कर नैनवा महाराज की तरफ देखा। क्रांति, मैं तुझे बताऊं कि तेरे भाग में क्या लिखा है। मैं तुझे बताऊं कि भगवान तुझे क्या देना चाहता है। क्रांति सहरज़दा अंदाज में उठ गई और महाराज की तरफ बढ़ने लगी। नैनवा के अफसाने वो सुन चुकी थी। उसे मालूम था कि वो कितने बड़े ऋषि हैं। उन्होंने महाराज की जान बचाई थी। न जाने उन्होंने क्या क्या किया था। पूरे महल में उनकी धाक थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। नैनवा महाराज उसे लेकर अपनी खौबगाह में आ गए। खौबगाह का मंजर बड़ा रोमानवी था। चारों तरफ मर्द और औरत के मुजस्मे रखे हुए थे जिनमें बहुत से मनाजर दिखाई गए। इन मुजस्मों को देखकर ही दिल में इंठन होने लगती थी। क्रांति ने उन्हें देखा और गर्दन झुका ली। सोमरस असर कर रहा था। उसके बदन में भी अंगड़ाइयाँ टूट रही थीं। मैंने सपने में देखा कि क्रांति के आकाश का सवेरा फैला हुआ था। चंद मालदार सितारे आंख मचोली खेल रहे थे और फिर मैंने महाराज इंद्र को देखा। सभा लगाए वो किसी का इंतजार कर रहे थे। मैं उनके दरबार का एक दास। मैं खामोश खड़ा था। सास खामोश थे। महाराज इंद्र का मन उदास था। मैंने उनसे पूछा, उदास क्यों है महाराज? किसका इंतजार है आपको? क्रांति नहीं आई अभी तक। नैनवा, न जाने वो कहाँ है। हमें उसका इंतजार है। वो आ जाए तो ये महफिल खुद से सज उठेगी, साज बज उठेंगे। क्रांति कौन है महाराज? मैंने पूछा।
वो जिसकी कोख पर सफ़ेद तिल है, वो जिसकी पेशानी पर चांद की बिंदिया चमकती है, उसे तलाश करो। वो एक दिन ज़मीन की अप्सरा कहलाएगी। हम उसके भाग भरे देख रहे हैं। मेरी आंख खुल गई। क्रांति, मैं साधु जो एक मंदिर में पड़ा हुआ हूँ, बेचैन हो गया। अगर तू यहाँ ना मिलती तो न जाने कहाँ तहाँ तलाश करना पड़ता। इस सपने का क्या मतलब है महाराज? क्रांति ने मसरूर लहजे में पूछा। मेरे भाग आकाश की बुलंदियों तक पहुँच जाएंगे राज। महाराज तुझे अपनी रानी बनाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। तू बहुत बड़ी सल्तनत की रानी होगी। पूरी धरती पर तेरा नाम होगा। क्या तू ये नहीं चाहती? चाहती हूँ, मगर ये सब कैसे होगा? मैं अंदर का दास ये सब कुछ करूँगा। मुझे 30 दिन तक मेरे पास आना होगा। खामोशी से तू किसी से इसका जिक्र मत करना। बहुत से ग्रहण तेरी निगाह में आएंगे। फिर तेरा चल्ला पूरा हो जाएगा तो तू खामोशी से उस दिन का इंतज़ार करेगी जब किसी सल्तनत का शहजादा तेरी तलाश में भारत नवास आएगा और तुझे ब्याह कर ले जाएगा। ऐसा ओश होगा क्रांति, ऐसा ओश होगा। महाराज, क्रांति खुशी से भूली और महाराज उसकी पुष्ट पर हाथ फेरने लगे। मैंने तुझे तेरी पेशानी पर चमकती हुई बिंदिया से पहचाना था, मगर तेरी कोख का सफ़ेद तिल मैंने नहीं देखा। मुझे वो दिखा दे ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। देख लो महाराज, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मेरी बरसों की ख्वाहिश थी कि मैं एक रानी बन जाऊं। क्या मैं बदसूरत हूँ महाराज? सोमरस अपना काम कर रहा था। अरे तू तो सितारों से भी ज़्यादा सुंदर है क्रांति। वो है जिसके लिए अंदर अंदर उदास था। अपने बदन से ये लिबास उतार दे, मैं आखिरी निशानी भी देख लूँ। जल्दी कर। और क्रांति ने अपना लिबास उतार दिया। महाराज उसकी मदद कर रहे थे। क्रांति की आंखें बंद हुई जा रही थीं। महाराज के हाथों का लम्स उसे न जाने कौन सी दुनिया की सैर करा रहा था। और फिर महाराज उसके जिस्म का तिल तलाश करने लगे, लेकिन उनकी इस तलाश से क्रांति की सारी जान आंखों में सिमट आई थी। फिर उसने एक सिसकी सी ली और महाराज से लिपट गई। उसे राजा इंद्र याद नहीं रहा था, उसे कोई शहजादा भी याद नहीं रहा था। पूर्णिमा उसके मन की रानी और भरत नवास की रानी राकेश को जिस दुनिया की सारी खुशियाँ दी गई थीं, वो एक संजीदा नौजवान था। कई लड़कियों को उसने करीब से देखा था, कई से उसका मुतासर हुआ था, लेकिन दुर्गावती को देखकर उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। रामचरण जी की अचानक बनने वाली भतीजी को देखकर वो हैरान रह गया था और फिर वो दिल की इंतहाई गहराइयों से उसे चाहने लगा था। उसे यकीन था कि दुर्गावती उसे आसानी से हासिल हो जाएगी, लेकिन बाद के हालात से उसे सख्त मायूसी हुई और उसका दिल गम से भर गया। उसे दुर्गावती का लाफानी हुस्न इस तरह भाग गया कि कोई और नहीं। हालात बड़े कठोर होते हैं। उसे कुछ नहीं मालूम हो सका कि रामचरण जी क्या कर रहे हैं। उसे अपने पिता की तमाम कार्रवाइयाँ अजीब मालूम हुई थी। ये उकदा आज तक हल नहीं हो सका कि दुर्गावती कौन है और यहाँ क्यों आई है, फिर रानी कैसे बन गई। और फिर दुर्गावती के इजहार उल्फत ने जल्दी पर तेल का काम किया था। होंठों के नाजुक लम्स ने तो राकेश के दिल की दुनिया उथल पथल कर दी थी। उसका जीना हराम हो गया था। वो समझ नहीं पाया था जब दुर्गावती उसे चाहती है, उसने रानी बनना कबूल क्यों किया था। उसे कुछ पता नहीं चल सका। वो सुलगता रहा, जलता रहा और दुर्गावती की याद को दिल से निकालने की कोशिश करता रहा। एक तवील अरसे के बाद अचानक उसके दिल के कमल फिर खिल उठे। दुर्गावती वापस आ गई और रानी बनकर उसने राकेश की तमाम हसरतें पूरी कर दी। वो एक कवारी लड़की नहीं थी। उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, उसके हुस्न पर सैकड़ों करवारियाँ कुर्बान की जा सकती थीं। राकेश इस लड़की को दिल से चाहता था। वो सिर्फ उसके हुस्न का तालिब नहीं था, उसे मुजस्सम दिल की गहराइयों में छुपा चुका था। वो इसका दायमी कुर्ब चाहता था। न जाने ये तलब एक फर्जी थी या हकीकी। उसका फैसला तो उस वक्त हो सकता था जब उसकी आरज़ू पूरी हो जाती। दुर्गावती शराब साबित हुई थी। जब वो उसे आर्जी तौर पर भी ना मिल सकी तो उसकी आरज़ू हसरत बन गई और ये हसरत सुलगती रही। इसके बस में नहीं था कि दुर्गावती को हासिल कर सके। ज़िंदगी ने उसके मुकद्दर में नाकामियाँ लिख दी थीं और एक तवील अरसा नाकामियों के बाद जब दुर्गावती दोबारा उसके पास आई, उससे ज़्यादा बांका हुस्न लिए, पहले से ज़्यादा जब लिए तो उसका दिल और तड़प उठा, लेकिन मुकद्दर यकसर बदल गया था। दुर्गावती ने भी खुलकर उससे इजहार मुल्फत किया था। उसने राकेश को उसकी मोहब्बत का खिराज पेश कर दिया था, इसे राकेश ने माले गनीमत की तरह हासिल किया। न जाने ये हसीन धोखा कब तक बरकरार रहेगा, जाने फिर ये वक्त आए या ना आए। लेकिन दुर्गावती के जाने के बाद वो सोचने लगा, क्या ये किस्मत का आर्जी इनाम था? क्या ये ख्वाब दोबारा भी दोहराया जाएगा या सिर्फ एक ख्वाब, एक करवट थी? फिर उसने तजिया किया, इस करवट से उसने क्या पाया? दुर्गावती का लम्स, हाँ उसकी आरजू पूरी हो गई थी, लेकिन क्या इसकी मोहब्बत इसी हद तक थी? सिर्फ इसी हद तक? उसने खुद को टटोला। उसे एहसास हुआ कि दिल पर एक और जख्म आ गया है। इससे कबल सिर्फ दुर्गावती के ज़ाहिरी हुस्न आन से उससे पिघला रही थी और अब अपनायत का वो एहसास उसकी जान ले लेगा जो दुर्गावती ने उसको दी थी। आफत से तो हुआ था मर मर कर जीना,
पड़ गई। और ये कैसे, मेरे अल्लाह नहीं, क्या दुर्गावती फिर आएगी? क्या वो आती रहेगी या फिर एक तवील इंतज़ार करना पड़ेगा? लेकिन किस्मत कुछ और ही कह रही थी। उसका सितारा ज़मीन की पस्तियों, आकाश की बुलंदियों पर परवास कर गया था। अब सिर्फ महरूमियाँ नहीं थीं, जिसका एहसास उसे दूसरे ही दिन हो गया था। पंडित रामचरण रामायण के पाठ से फारिग हुए कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने बाहर निकल गया। उसने फौरन आकर बताया कि महाराज के इल्ची आए हैं। अरे तो बुला ले भगवान, बिठा बैठक में, क्या बात है? रामचरण जी ने धोती संभालते हुए कहा और मुलाजिम बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद रामचरण जी बैठक में पहुंच गए और हरकारों ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। जय राम जी, क्या बात है? महाराज का संदेश है, उन्होंने आपको और आपके बेटे राकेश को राज दरबार में बुलाया है। अच्छा, खैर तो है? हाँ, हमें नहीं मालूम क्यों बुलाया है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, रामचरण जी ने कहा और फिर मुलाजिम से बोला, इन लोगों के लिए जल पानी लाओ। और कोई बात नहीं है मित्रू? नहीं महाराज, हरकारों ने जवाब दिया और फिर रामचरण जी की बैठक से चले गए। उनका दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था। अंधेर नगरी चौपट राज से वो पहले ही वाकिफ थे। वो कानों में पूर्णिमा के अल्फाज गूंज रहे थे। उसने कहा था, महाराज शरतचंद्र के आदमी खुद इनके पास आएंगे, तो क्या हरकारे इसलिए आए हैं? राकेश को भी बुलाया है या फिर पांसा उलट गया है? शरतचंद्र को किस तरह मालूम हो गया कि राकेश रानी पूर्णिमा से प्रेम करता है? और रामचरण जी का दिल घटने लगा। उन्होंने चश्मे तसव्वुर से अपनी टांगें बैल के जुए से बांधी देखी और सड़क पर घिसट रहे थे। उनके पीछे राकेश दूसरे बैल से बंधा हुआ था। ढोलकियां ढोल बजा बजा कर उनके नास्तक होने का ऐलान कर रहा था। ऐ राम, रामचरण जी ने कांपते हुए कहा। उनका बदन थर थर कांप रहा था, लेकिन फिर उनके सामने तस्वीर का दूसरा रुख था। मुमकिन है ये ना हो, मुमकिन है वही बात हो जो पूर्णिमा ने कही थी। बहरहाल कुछ ना कुछ तो जरूर था। वो अंदर दाखिल हुए। उन्होंने राकेश को बुलाया और सिर्फ इतना कहा कि उसे महाराज ने बुलाया है। राकेश की हालत भी बाप से मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन वो दिल का पक्का था। सोचा, जो होगा देखा जाएगा। अगर पूर्णिमा के लिए यही कुर्बानी देनी है तो वो कुर्बानी देने को तैयार था। दोनों बाप बेटे तैयार हुए तो राजमहल को चल पड़े। रास्ते भर दोनों खामोश रहे थे। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन थी, तख्त या फिर तख्ता। लेकिन राज दरबार में जिस तरह शरतचंद्र ने इन दोनों का इस्तकबाल किया, इससे उन दोनों की ढारस बंधी। शरतचंद्र ने मुस्कुराते हुए पंडित रामचरण जी को चाचा कहकर बुलाया। राज संघासन के नजदीक मौजूद आदमियों की कुर्सी पर बिठाया। दूसरी कुर्सी राकेश को दे दी गई। फिर महाराज राज के दूसरे कामों को निपटाने लगे। जब काम खत्म हो गए तो शरतचंद्र ने अपने खास लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, मित्रों, तुम जानते हो पंडित रामचरण खरी जात के ब्राह्मण हैं। हमेशा भरत नवाज हुकूमत के वफादार रहे हैं। वो इनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं रहा, लेकिन जब भी कोई ज़रूरत पड़ी इन्होंने खुद को हुकूमत के लिए पेश कर दिया। पंडित जी बुजुर्ग आदमी हैं। अगर ये जवान होते और राज का बोझ उठाने के काबिल होते तो मैं नया दीवान इन्हें ही मुकर्रर करता। भरत नवाज एक नेक हुक्मनाम हुकूमत है। हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो ईमानदारी से हुकूमत के काम करें। पंडित जी इस काबिल नहीं, लेकिन इनका सपूत नौजवान राकेश, इनका खून और खरा खून कभी खराब नहीं होता। वो भी पंडित जी के नक्शे कदम पर है कोई जो राकेश के बारे में ऐसी बात बता सके जिससे इस पर असर पड़ता है। शरतचंद्र ने रुककर एक एक की शक्ल देखी। सब खामोश थे। रामचरण जी की सांस धूंकनी की तरह चल रही थी। वो समझ गए कि शरतचंद्र क्या चाहते हैं। उनका दिल पूर्णिमा जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। कोई नहीं है, शरतचंद्र ने कहा, और हो भी नहीं सकता। अगर कोई राकेश पर इल्ज़ाम लगाता तो मैं सोचता कि वो रामचरण जी का बेरी है, क्योंकि रामचरण जी और इनके ख़ानदान को मैं खूब जानता हूँ। हाँ तो मित्रों, मैंने फैसला किया है कि नया मंत्री राकेश को बनाएं। इसलिए मैंने चाचा रामचरण और राकेश को दावत दी है। किसी को कोई एतराज़ तो नहीं? हमें कोई एतराज़ नहीं है, दरबारियों ने जवाब दिया। राकेश नौजवान आदमी है, हम सब इससे ताउन करेंगे। वो भरत नवाज का वफादार साबित होगा। शुक्रिया भाइयों, तुम्हारे मशवरे मेरे लिए हमेशा करामत साबित होते हैं। मैं राकेश को नया मंत्री मुकर्रर करता हूँ। कल से हमारा नया मंत्री राकेश लाल है। वो अपना ओहदा संभाल लेगा। राकेश लाल की जय, दरबारियों ने नारा लगाया और फिर महाराज ने रामचरण को मुबारकबाद दी। विदाई हो चाचा जी, महाराज की कृपा। रामचरण जी ने झुककर शरतचंद्र के चरण छू लिए। राकेश हका बका खड़ा हो गया। रामचरण जी ने उसे इशारा किया और उसने भी झुककर महाराज के चरण छू लिए। लेकिन चरण तो वो किसी और के छूना चाहता था, क्योंकि ये सब उसी का दिया हुआ था। खैर, अब तो मौका मिलता रहेगा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई।